हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंजाइना का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अच्छा, अब थोड़े से ना ऐसे इतना सीधा सीधा हर चीज़ का मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है। अब हम लोगों के जहन में ना कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कैल्शियम आयंस बढ़ जाते हैं विद इन सेल्स, ठीक है। कैल्शियम आयंस का लेवल विद इन सेल्स बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब इधर एंजाइना पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे जाकर देखें जी एक स्टेज आई है, कैल्शियम ओवरलोड का मतलब ये है ना कैल्शियम बढ़ गया है, उसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, उसके बावजूद कोई रीजन है, ठीक है। फिर हम डोज कुछ स्पेसिफिक इंटरवल के बाद देते हैं, ठीक है। क्यों इंटरवल के बाद देते हैं, चलो भी सीरम में इसका लेवल जो है वो मेंटेन है। फ्रीक्वेंट डोजिंग दी तो ये ना हो कि एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए। लेकिन एक ये भी तो फैक्ट है ना कि हो सकता है कि जी हम लोगों ने थोड़ा सा गैप दिया, ड्रग दी थोड़े आवर्स के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर 10 to 12 आवर्स हम लोगों ने गैप दिया। गैप किस लिए दिया कि कहीं टॉलरेंस ना आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट्स है ये याद रखना कि एंजाइना में भी हम डिस्कस करेंगे। एक कैल्शियम का लेवल, नॉर्मल फिजियोलॉजी में तो हमने देखा जी कैल्शियम बढ़ता है तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। इधर हम देखेंगे जी कैल्शियम ओवरलोड हुआ, एक पॉइंट आया जिसमें कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हुई, इसकी कोई रीज़न है, ठीक है। दूसरी रीज़न, चलो जी एक हमने कहा जी फ्रीक्वेंट डोजिंग नहीं देते, इंटरवल्स सेट की हैं, एडवर्स इफेक्ट्स ना आए। दूसरा भी हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी से उसे कोरिलेट करते हैं जी, टॉलरेंस का भी तो एक फैक्टर आ सकता है ना। टॉलरेंस एक दूसरा फैक्टर बच्चों याद रखना है, टॉलरेंस वाला। भाई डोज इंटरवल्स हमने सेट इसलिए भी की हैं, फिर डोज के बाद गैप इसलिए भी दिया है क्योंकि टॉलरेंस ना आ जाए। भाई टॉलरेंस से ही आगे ना ड्रग हम देते जा रहे हैं, इनफेक्टिव है, कोई इफेक्ट ही नहीं दे रही। एंजाइना में हमें क्या चाहिए, वैसोडायलेशन चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस इसमें क्या होगी, मैंने ड्रग दी, वैसोडायलेटरी इफेक्ट तो आया ही नहीं, यही है ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी याद रखना, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने जी हार्ट का साइकिल पढ़ा, ये स्टेज आई, एक चैनल क्लोज हो गया, दूसरा चैनल ओपन हो गया, ये तो आइडियल सिचुएशन थी ना। अब ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि हमने कहा जी एक स्टेज के ऊपर आए कैल्शियम, ये जो आपके पास सोडियम चैनल है उसे क्लोज होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, तो अगले लेवल तक, अगले फेज तक जा सकते हैं ना हम, ओपनिंग सोडियम की ओपनिंग उस फेज तक जा सकती है। अच्छा बच्चों, एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन सी ड्रग कैटेगरीज डिस्कस की थी? बीटा ब्लॉकर्स थी, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन सी 2 क्लासेस? ठीक है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स, नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स। डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स का मेन साइट क्या था एक्शन का, वेसल्स या हार्ट? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो था वेसल्स, उसमें डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स के लिए था। नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स का मेन साइट ऑफ एक्शन क्या था? हार्ट। अच्छा, ये तो आइडिया की बात कर रहे हैं ना, वेसल्स साथ साथ हार्ट के ऊपर भी तो कुछ इफेक्ट आ सकते हैं ना। अगर इसका मेन साइट ऑफ एक्शन हार्ट है, वेसल्स के ऊपर भी इफेक्ट आ सकते हैं, ऐसे ही है ना। ओके, देन वी हैव नाइट्रेट्स। जनरल फार्माकोलॉजी में नाइट्रेट्स पढ़े थे, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहां हम लोगों ने पढ़ा था? नाइट्रोग्लिसरीन का सब लिंगुअल पढ़ा था ना भाई। अच्छा जी, आइडिया है, सब लिंगुअल है। आज पढ़ेंगे जी ओरल डोजेज फॉर्म्स भी हैं, हमें वहाँ पढ़ा था जी ट्रांसडर्मल पैच है, आज पढ़ेंगे जी ऑइंटमेंट भी है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, इस तरह हम लोग पूरी प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, एक जनरल नो हाउ लेंगे, ठीक है। लेकिन बस स्टेबल एंजाइना जो है इसका थोड़ा सा हम डिटेल में से देख लेंगे। ओके जी, अब पिछला लेक्चर अगेन रिवाइज करो। स्टेबल एंजाइना को क्या कहते हैं? और एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना यानी कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजाइना भी कह सकते हैं इसे। और क्या कहते हैं? क्लासिक एंजाइना, टिपिकल एंजाइना। दूसरी टाइप क्या है? अनस्टेबल एंजाइना का दूसरा क्या नाम है? अनस्टेबल एंजाइना का दूसरा क्या नाम है? हमने कहा था ये रेस्टिंग स्टेज में भी आ सकता है। ओके, देन थर्ड टाइप कौन सी है? प्रिंसिपल एंजाइना, दूसरा नाम क्या है? वेरिएंट एंजाइना और वैसोस्पैस्टिक एंजाइना। अच्छा, कहीं इसने बुक में जी प्रिंसिपल एंजाइना का नाम यूज कर दिया, कहीं वैसोस्पैस्टिक, ठीक है। तो कोई आपको पता है कि भी ये एक ही एंजाइना का नाम है। फोर्थ टाइप कौन सी आ रही है?
कॉरोनरी सिंड्रोम आ गया, एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम आ गया। अब ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया, क्योंकि ट्रीट होगी ये सारी चीज़ें यहाँ पे। जब ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज में आपकी बुक में इसने क्या मेंशन किया है कि ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज में आपने कितनी ड्रग क्लासेस इधर देखी हैं, 4 है ना, वो अलग बात है, कैल्शियम चैनल्स के आगे 2 टाइप्स हैं, 4 ड्रग क्लासेस हैं। अब इधर ही ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज में ऑथर ने कह दिया कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 टाइप ऑफ ड्रग क्लासेस, जिसे हम आइदर अलोन यूज करेंगे या कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। इसने कहा जो हम लोग स्पेशली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबल एंजाइना, लेकिन दूसरे एंजाइना के नाम भी बीच में आएंगे जिसे हम साथ में डिस्कस करेंगे। स्टेबल एंजाइना इसने क्यों कहा, क्योंकि आगे फिगर इसने स्टेबल एंजाइना की दिखाई है, ठीक है। अब 4 क्लासेस, मेन 4 क्लासेस हम लोगों के पास क्या आ गई, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट्स एंड द सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर इसने किसका नाम लिखा हुआ है, लोडाइलाजीन का, ठीक है, ओके। अब क्या ओवरऑल इनका फंक्शन क्या है जी इन ड्रग्स का, वेसोडाइलेशन करवाना, ब्लड प्रेशर को क्या करना, ओके, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करना, वीनस रिटर्न कम करना, हो सकता है हार्ट रेट को भी कम करे, ब्लड प्रेशर को भी कम करे, लेकिन अब ये डिजीज कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम कहेंगे जी ये इफेक्ट करेगा आपके ब्लड प्रेशर को, वीनस रिटर्न को, हार्ट रेट को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। ओवरऑल इसने एक ये जनरल बात लिखी। अब इसने ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी दे दी आपको कि जी अगर तो आपको ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज में इसमें लिखा है इन पेशेंट्स विद कॉन्कोमिटेंट डिजीज, मतलब अगर उसे एंजाइना के अलावा भी कोई एडिशनल डिजीज है तो आप क्या करेंगे। अब इसमें जो ब्लैक में बच्चों इंडिकेटेड है वो कॉमनली यूज्ड ड्रग हैं, जो वाइट ब्लॉक्स हैं दे आर लेस इफेक्टिव ड्रग, लेकिन आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो अगर तो कोई सामने कॉन्कोमिटेंट डिजीज या एडिशनल कोई डिजीज नहीं है तो इसने कहा जी लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग नहीं लिखा, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स यूज करने, बीटा ब्लॉकर्स करने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करने। अच्छा अब इसने यहाँ लिखा ना लॉन्ग एक्टिंग, इट मींस शॉर्ट एक्टिंग का कोई साइड इफेक्ट आ रहा होगा, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक इन्वेंशन, एक डिस्कवरी तो है ना कि शॉर्ट एक्टिंग भी है। देन अगर रीसेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, इस केस में आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स स्किप कर दिए, हम लोगों ने लिए लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। देन एस्थमा और सीओपीडी है तो इस केस में आपने लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स लिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लिए, बीटा ब्लॉकर्स स्किप करे। भी ये रीजंस हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हो सकता है बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव हैं, आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम लोग क्या ले रहे हैं भी, यही तीनों चीजें, पर इसमें जो लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं वो लेस इफेक्टिव हैं, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर प्रेफर्ड। देन हम लोग आ रहे हैं जी डायबिटीज में। डायबिटीज के केस में जी हमने अगेन बीटा ब्लॉकर्स स्किप कर लिए, नॉन सेलेक्टिव हैं, इस वजह से लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर हम लोग आ गए। देन वी हैव क्रोनिक रीनल डिजीजेस। इस केस में जी हम लोगों ने यही फर्स्ट वाली यूज की, लेकिन इस केस में बीटा ब्लॉकर्स आर लेस इफेक्टिव, ठीक है। अब ये एक ओवरऑल सा टेबल है बच्चों, याद रखना। इसने अगली डायग्राम में क्या किया है, स्टेबल एंजाइना की एग्जांपल दी है और स्टेबल एंजाइना में डिस्कस कर दिया है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इस्तेमाल करेंगे या लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इसके अंदर क्या है, जो है ना ये नाइट्रोग्लिसरीन की, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं हो रही हम लोगों के पास इसकी स्टडीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स इस्तेमाल करेंगे। देन हम लोग एंड पे अगर फिर भी इनएडिक्वेट रिलीफ है, एंड पे हम लोगों ने क्या चीज ऐड की, सोडियम चैनल ब्लॉकर दैट इज लोनालाजीन ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब ये एक हम लोगों के पास बच्चों जनरल इंफॉर्मेशन आ गई कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी भी एक आइडिया हो गया, हम लोगों ने चलानी ही कैसे है। ड्रग्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स कितनी दफ़ा हम लोगों ने पढ़े, जनरल फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस किया था, एएनएस में डिस्कस किया था, फिर इतनी हार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें भी डिस्कस किया। ओके, अब इसमें एंजाइना के अंदर क्या है जी, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, ठीक है। अब इसमें भी देखो मैंने कहा ना हर चीज़ में आइडियल कंडीशन नहीं हो रही। बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अभी ये पॉइंट याद रखो, बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा रिसेप्टर को
अफेक्ट करें। नॉर्मली क्या हो रहा है, बीटा रिसेप्टर पे कैटेकोलामिन्स आके एक्ट करें ना, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एक्ट करें। बीटा ब्लॉकर्स ने आके साइट ब्लॉक की, एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन फ्री हो गए ना। दूसरे और भी तो रिसेप्टर्स हैं हम लोगों के पास, अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स की। अच्छा जी, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करेंगे, कॉमन सेंस की बात है जी, बीटा रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड कम करेंगे। कैसे ऑक्सीजन डिमांड कम करेंगे, कैसे करेंगे ऑक्सीजन डिमांड कम, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड कम कर देगा बीटा ब्लॉकर, यानी डेफिनेटली एक्सरसाइज में भी ऑक्सीजन डिमांड कम कर देगा ड्यूरिंग एक्सर्शन इवन एट रेस्ट, ठीक है। देन हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम मेडिकेशन नहीं ले रहे, एक्सरसाइज करें, एंजाइना के चांसेस हैं, तो ये ड्रग बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, इट विल इंक्रीज द एक्सरसाइज ड्यूरेशन, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, और इट कैन बी यूज्ड इन एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना। एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना कौन सा था, स्टेबल एंजाइना, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या लिखा है इसने ना, पहले हम लोगों के पास जो फर्स्ट रेमेडी आती है नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, वो तो एक ट्रीटमेंट तो नहीं ना था हम लोगों के पास, ट्रीटमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बीटा ब्लॉकर। सबसे ये बात कि बीटा ब्लॉकर्स आर रिकमेंडेड एज एन इनिशियल एंटी एंजाइनल थेरेपी, यही है ना, हम लोगों ने चार्ट में यही चीज देखी थी, वे इनिशियल ड्रग जो इनिशियली आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज बीटा ब्लॉकर, ओके। द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज वैसोस्पैस्टिक एंजाइना, इसमें तो स्टेबल एंजाइना के लिए, एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना के लिए तो आप ये ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो थर्ड टाइप थी दैट वाज वैसोस्पैस्टिक एंजाइना, इस केस में आप इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करते, दिस इज इनइफेक्टिव। इवन ये क्या करेगी उस केस में, आपके जो सिम्टम्स हैं उसे और वर्स कर देगी। क्यों कर देगी, क्या रीजन है, अभी मैंने डिस्कस की, थोड़ा सा हिंट दिया था इसका, क्योंकि वो वेसोस्पैस्टिक है, यानी कि वहां पे स्पैज्म हो रहा है, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर हम यूज करेंगे वो नॉन सिलेक्टिव होगा, नॉन, ओके, अच्छा, तो इसलिए एस्थमा में भी यूज वो भी एक फैक्ट है। इसके अलावा एक रीजन थी, चलो अगेन उसको डिस्कस करते हैं, फिलहाल इस रीजन को नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करते हैं। ये याद रखो जी, हमने वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में इस्तेमाल नहीं करना, जबकि हम तो डायलेटरी इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल करना, डिस्कस करते हैं। जो मेन रीजन हम लोगों के डिस्कस करने वाली रह गई थी जी, वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन है, जबकि डायलेटरी इफेक्ट आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे थे ना, तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ओके। रीजन करते हैं, इसमें जी हम लोगों ने गूगल किया, सबसे पहले गूगल में लिखा हुआ है बीटा ब्लॉकर्स नॉट यूज्ड इन प्रिंस मेटल एंजाइना, जो थर्ड टाइप है, सेम है ना, बिकॉज दे कॉज मोर स्पैज्म, भी अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ स्पैज्म, ज्यादा स्पैज्म कैसे कॉज करेगी, ठीक है, बिकॉज हमने कहा ना दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ने नो डाउट क्या किया कि आपके एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन को साइड में कर दिया, बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करने दिया, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन एक पॉइंट है, अल्फा रिसेप्टर्स को तो और फिर कैटेकोलामिन्स मिल गए, और एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन मिल गई ना उसे। अब पहले जो लोअर क्वांटिटी में लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अल्फा रिसेप्टर्स की तरफ जा रहे थे, अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे हैं, और अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हों तो क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्शन करते हैं ना, वैसोस्पैस्म करते हैं। तो अब क्या आप वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में इस्तेमाल करेंगे इसे, ये रीजन है, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स तो उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। पहले अगर उसे फॉर एग्जांपल 5 to 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एपिनेफ्रिन मिल रहे थे, अब बीटा ब्लॉकर्स वाले एपिनेफ्रिन के मॉलिक्यूल्स भी अल्फा की तरफ आ गए, क्वांटिटी डबल हो गई ना। अब इन्होंने क्या करना है जी, अपना इफेक्ट एक्सर्ट करना है और वहां पे कंस्ट्रिक्शन करवानी है। तो हम कह सकते हैं नाउ बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ दीज अल्फा रिसेप्टर दे विल वर्सन द वैसोस्पैस्म, ऐसे ही है ना, क्लियर है ये रीजन, ओके। अब जी बीटा ब्लॉकर्स, हर चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स याद है मैंने कहा था जहां ब्लॉकर्स का वर्ड आ जाए मींस दे आर लिटिक्स, लिटिक, याद है मैंने कहा था। देखो बीटा ब्लॉकर्स दीज आर सिंपैथोलिटिक्स। अब इसने टेक्स्ट में क्या बात लिखी है, एजेंट्स
यानी कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहा है। एजेंट्स विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, लिटिक के ऑपोजिट है ना। इसने क्या, जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं इसमें से कुछ एजेंट्स ऐसे हैं which have intrinsic sympathomimetic activity, मिटिक करें यानी कि आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट भी करें। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं जी these are lytics। इसका मतलब, अच्छा अब इसको हम कोरिलेट करते हैं कुछ और डेफिनेशंस के साथ। हम लोगों ने पढ़ा था पार्शियल एगोनिस्ट, पढ़ा था ना, फुल एगोनिस्ट। इस केस में ये जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, मैं कह सकती हूँ कि these are partial agonists, these are actually partial agonists हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास ऐसे एजेंट्स जिनके अंदर इंट्रिंसिक मींस ऑलरेडी उनके अंदर सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल इसने दो नाम दिए, फर्स्ट वन इज पिंडोलोल, सेकंड वन इज प्रोप्रानोलोल। दे आर अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद एंजाइना, एंजाइना के पेशेंट इसे अवॉइड करते हैं, पर्टिकुलरली विद द हिस्ट्री ऑफ एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। क्यों? देखो दे आर एक्टिंग एज अ पार्शियल एगोनिस्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली दीज आर नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। यही लाइन इसने पीछे लिख दी कि नो डाउट प्रोप्रानोलोल इज अ प्रोटोटाइप इन द केस ऑफ द सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। प्रोटोटाइप है बट दिस इज नॉट कार्डियोसेलेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ मैंने जी डेफिनेशन लिखी, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या है कि वो एजेंट्स, वो एक्टिविटी जिसके अंदर हमें मॉडरेट डिग्री पे एगोनिस्ट की एक्टिविटी मिल रही है, यानी कि दीज आर दी पार्शियल एंटागोनिस्ट, ओके। अब इसने लिख दिया कि ऐसे ब्लॉकर्स के बीटा ब्लॉकर्स के हम लोगों ने नाम ऑलरेडी डिस्कस किए, पिंडोलोल, बीटालोल, ठीक है। दीज एक्सर्ट लो लेवल ऑफ एगोनिस्ट एक्टिविटी। और भी तो नाम हमें देखने चाहिए ना, और कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिसके अंदर पार्शियल एगोनिस्ट वाली एक्टिविटी मिल रही है। फर्स्ट एजेंट का नाम लिखा है ऑक्स पिनोलोल, पिंडोलोल, देन पेंड्यूटोलोल, देन एसीब्यूटोलोल। अच्छा, इसलिए कि ये वाले भी जो एजेंट्स हैं, दीज एजेंट्स आल्सो एक्सर्ट लो लेवल एगोनिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, एंड आल्सो दे हैव द एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, यानी कि दीज आर द agents which have intrinsic sympathomimetic activity, these are ISA, ठीक है। Then अब जी हम लोगों ने एक लाइन में पीछे गौर नहीं किया, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना कि इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या चीज है। इसने कहा है these should be avoided in patients with angina, okay, and those with history of myocardial infarction। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट्स में भी इसे हमने अवॉइड करना है। क्या रीजन हो सकती है? इंफार्क्शन में क्या होता है? अच्छा, एक तो हम लोगों ने कहा चलो भी हम एक रीजन बना लेते हैं, दीज आर नॉन सेलेक्टिव, दे हैव इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। कोई आइडियल सिचुएशंस हम लोगों के पास नहीं आ रही हैं। और क्या रीजन है जी? जब हम लोगों ने सर्च किया, पहले गूगल पे देखा, फिर हम लोगों ने सर्च आर्टिकल्स के ऊपर गए, ओके। उधर जो क्वेश्चंस में मिला कि बिकॉज हमने क्यों इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड डेथ, ठीक है, क्लियर। देन व्हेन इज बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन? व्हेन, अब इसमें जो पर्टिकुलरली चीज याद रखने वाले जितने आर्टिकल्स हैं उसमें आपको मिलेगा, खास तौर पर पर्टिकुलरली इंट्रावीनसली दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कि इंट्रावीनसली आप लोगों ने बीटा ब्लॉकर एडमिनिस्टर नहीं करने इन कंडीशंस के अंदर, पर्टिकुलरली तब जब पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90 फॉर मोर देन और इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट तक के लिए अगर उसका जो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से कम है तो आप दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन अदर बीटा ब्लॉकर्स, दूसरे बीटा ब्लॉकर्स, हम लोग पहले आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं, दीज आर सेलेक्टिव, दीज आर सेलेक्टिव। जरूरी तो नहीं है दीज आर सेलेक्टिव, हो सकता है भी है आपके पास कुछ पर्टिकुलर एजेंट हैं वो लोअर डोज में जो सेलेक्टिव हैं,
लेकिन हायर डोज में वो नॉन सेलेक्टिव हो गए। ऐसा है ना पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इधर इसने यही चीज डिस्कस की है कि आपके पास बीटा ब्लॉकर्स है, मीटोप्रोलोल और सेकंड क्या नाम लिखा है, एटिनोलोल। मीटोप्रोलोल और एटिनोलोल आर प्रेफर्ड। व्हाई दे आर प्रेफर्ड? बिकॉज एट लोअर डोज दे हैव सेलेक्टिव बीटा 1 एक्टिविटी, बट एट हायर डोज दे आर नॉन सेलेक्टिव। यानी कि हमें डोज जो है ऐसे केसेस में, चाहे वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे केसेस में हम लोगों ने डोज का ख्याल रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज मेंशन है, दीज आर नॉन सेलेक्टिव एट हायर डोज, लेकिन लोअर डोज में दीज आर सेलेक्टिव फॉर दी बीटा 1 रिसेप्टर। हमें बीटा 1 रिसेप्टर ही टारगेट करना है ना हार्ट के लिए। ओके, दे आर अवॉइडेड इन पेशेंट विद सेवेयर ब्रेडिकार्डिया। डेफिनेटली उसके अंदर हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। अवॉइडेड इन पेशेंट विद सेवेयर ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड इन पेशेंट विद diabetes. Why they can be used in patients with diabetes? कॉमन सी रीजन है why they can be used in patients with diabetes, because they are selective at low dose. Because they are selective at low dose, they can be used in patients with diabetes, peripheral vascular disease, chronic obstructive pulmonary disease. ऐसे ना लंग्स के ऊपर तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं ना, अगर दे आर सेलेक्टिव। बीटा ब्लॉकर्स अगर तो आप लोअर डोज में यूज कर रहे हैं देन यू कैन यूज देम, बट एट हायर डोज यू कैन नॉट यूज देम। डोज इज इंपॉर्टेंट। देखो पीछे इस वाली साइड में हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया कि ये जो आपके पास मीटोप्रोलोल और एटिनोलोल है वो लोअर डोज के ऊपर सेलेक्टिव है। एट लोअर डोज दे आर सेलेक्टिव फॉर द बीटा 1 रिसेप्टर, बट एट हायर डोज दीज आर नॉन सेलेक्टिव। अगर आप इसको सिलेक्टिवली लोअर डोज में प्रिस्क्राइब्ड डोज के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो देन यू कैन यूज दीज बीटा ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम क्या करती है हार्ट के साथ? कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है ना, हमारे जहन में ये है। ठीक है, ओके, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है जी। अब क्या है, दिस इज एसेंशियल, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, हम लोगों को ये चीज क्लियर है कि जी कैल्शियम अंदर जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, ओके। अब इसमें आगे एक चीज क्या लिखे, कैल्शियम इनफ्लक्स इज इंक्रीज्ड इन इस्कीमिया। भाई अगर इस्कीमिया में कैल्शियम इनफ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर ऑक्सीजन डिमांड तो ठीक रहेगी कि नहीं? क्यों? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ भी गया है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ गया है, एनर्जी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इस्कीमिया में क्या होगा जी, कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, हाइपोक्सिया हो गया। ऐसे ही है ना, कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ा, एनर्जी डिप्लीट हो गई। ऐसे था ना कि एटीपी वगैरह ब्रेक डाउन करती थी तो फिर एनर्जी आती नहीं। मैं कह रही हूँ एनर्जी नहीं है, कैल्शियम इनफ्लक्स चाहे बढ़ गया, एनर्जी नहीं है आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, देयर विल बी डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी हाइपोक्सिया। एनर्जी क्यों नहीं है? अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है ना, हार्ट ने कुछ तो एफर्ट करनी है। एरोबिक एनारोबिक पढ़ा हुआ ना कॉन्सेप्ट, हमारा जो हार्ट है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे चला जाए, ट्राई करनी है ना उसे एनर्जी मिले, लेकिन उससे एक और चीज होगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, लैक्टिक बढ़ जाएगा, प्रोटॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स हमने निकालने भी तो है ना, प्रोटॉन्स जाएंगे सेल के बाहर, सोडियम आएगा, सोडियम भी बढ़ गया। ठीक है, अब हमारे पास इस्कीमिया हुआ, अब हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच गए, एक स्टेज ऐसे आ गई, प्रोटॉन्स का लेवल बढ़ गया, प्रोटॉन्स को सेल्स से निकालने के लिए एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, एनर्जी हमारे पास खत्म होती जा रही है, प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहा है,
सोडियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम भी अंदर आ रहा है। कैल्शियम अंदर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाए, उसके पास तो एनर्जी ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। ये चीज इसने यहाँ पे बच्चों मेंशन की है जी। पहले तो इसने कह दिया जी कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। कैल्शियम इनफ्लक्स इज इंक्रीज इन केस ऑफ इस्कीमिया। क्या जी इसने कहा जी इस्कीमिया में क्या होता है कि आपके पास हाइपोक्सिया होता है, उसके बावजूद कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की तरफ जाती है, ठीक है। ऐसे ही कहना है, इसलिए हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, इसमें तो कोई रहनी चाहिए चीज ना। ओके, इन टर्न दिस विल प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ सेवरल एटीपी कंज्यूमिंग एंजाइम्स। इनकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इट मींस हम लोगों के पास अल्टीमेटली एटीपी एनर्जी कम हो जानी है। हम लोगों ने जी एक रीजन फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों के पास एनर्जी इसलिए कम हो जानी है जी, सेल जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जा रहा था, एसिड का लेवल बढ़ रहा था, एसिड को यानी कि प्रोटीन्स को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, प्रोटॉन बाहर चला गया, उसको ज़रा प्रोटॉन बाहर भेजना है, एसिड बाहर भेजना है, तो सॉल्ट तो अंदर लाना पड़ेगा ना। सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया, कैल्शियम अंदर आ गया, कैल्शियम अंदर आ गया, तो लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही बिकॉज वी डोंट हैव एनर्जी, ठीक है। ओके, अब इसमें इसने क्या कहा है जी, अब यहाँ कैल्शियम देखो हमें कौन कौन से स्टेज में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना, कैल्शियम कहाँ का इन्वॉल्व था, फेज 4 में था और फेज 0 में था ना। हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी कैल्शियम चैनल्स की। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों आ जाते हैं। इसने कहा है जी कैल्शियम, अगर हमें कैल्शियम को तो रेजिस्ट करना है ना, भी कैल्शियम तुम किसी तरह अंदर ना जाओ। अब इसमें क्या है, द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोटेक्ट द टिश्यू बाय इनहिबिटिंग द एंट्रेंस ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम आपके कार्डियक और स्मूथ मसल सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा, ऑफ द कोरोनरी एंड सिस्टमिक आर्टरीज में नहीं जाएगा। ऐसे ही है, कैल्शियम नहीं जाएगा, तो जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं आर देयरफॉर वेसोडाइलेटर्स। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर इवन वेसोडाइलेटर्स। कैसे, साइकिल भी तो बड़ी थी ना, वो तो एक अलग सी बात है ना कि हम लोगों के पास इस्कीमिया हुआ, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, वो एक पॉइंट है, वो एक स्टेज है जो आगे जाके हमने सोडियम चैनल्स के साथ डिस्कस करना है। हार्ट क्या है, कंस्ट्रिक्ट करता जा रहा है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती जा रही है, ब्लड इंपीड हो रहा है, ब्लड प्रॉपर्ली आपके हार्ट की तरफ नहीं जा रहा, इस्कीमिया वाली कंडीशन आ रही है। हम लोगों ने इस वाली कॉन्ट्रैक्शन को फिलहाल खत्म करवाना, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन को खत्म कराने के लिए वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं जी, कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देंगे, कैल्शियम अंदर जाता तो वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन उसने करवानी थी, कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, डायलेशन होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी आपके हार्ट को, किसी भी किस्म का इस्कीमिया एंजाइना के चांसेस कम। ये एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लेकिन अभी से हम लोगों ने अपना माइंड बना लिया जी, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि कैल्शियम बढ़ भी सकता है, कैल्शियम बढ़ेगा फिर भी हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। कैल्शियम बढ़ेगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, जरूरी नहीं कि कैल्शियम बढ़े तो कॉन्ट्रैक्शन ही आए, कैल्शियम बढ़ेगा तो कंट्रैक्शन डिक्रीज भी हो सकती है। वो कंट्रैक्शन डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों के पास उस लेवल पे जाके हम लोगों के पास एनर्जी नहीं है। हर चीज अगेन मैं कहूंगी, हर चीज हम लोगों के पास आइडियल नहीं चल रही है। देखो आइडियल यही था ना, कैल्शियम बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, लेकिन एक हम लोगों के पास स्टेज आ गई, कैल्शियम बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्शन कम हुई है, उसके अंदर आ गए डिफरेंट रीजंस आ गई, एसिडोसिस की आ गई है, ठीक है, एटीपी डिप्लीशन की आ गई। फिलहाल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सीधी सीधी फिजियोलॉजी वाली चीजें याद रखते हैं। हम लोगों ने कहा जी हम लोगों के पास फेज 4 और फेज 0 में कैल्शियम अंदर आ रहा था, ठीक है। हमने जी अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करने हैं, 2 तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक हार्ट के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे, एक वेसल्स के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे, भी कैल्शियम अंदर ना जाए, कॉन्ट्रैक्शन ना हो। पर अभी से हमने ज़हन बना लिया जी ये आइडियल जो यहाँ पे ये बात ठीक है, आगे जाके कैल्शियम बढ़ेगा तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कम भी आ सकती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब इसमें लिखा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर ली। इसने लिखा है दिस इज यूज्ड फॉर द
एफर्ट इंड्यूस्ड इन चाइना, ठीक है, एफर्ट इंड्यूस्ड इन चाइना में इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करेगा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिड्यूस दी ऑक्सीजन कंजम्पशन, कैसे डेफिनेटली कम करेगा, बाय डिक्रीजिंग दी रेजिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, रेजिस्टेंस भी आएगी, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली जाएगी, आपका जो आफ्टर लोड है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीजें? ओके। देयर एफिकेसी इन वैसोस्पैस्टिक एंजाइना इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द कोरोनरी। ऐसे ही है ना, इस वैसोस्पैस्टिक में कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से कहा जी मैंने कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देनी, तो इट मींस दिस इज इफेक्टिव फॉर प्रिंसमेटल या वैसोस्पैस्टिक एंजाइना। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब इसमें एक चीज आगे मेंशन करते हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता टाइप्स की तरफ आता जा रहा है। दो टाइप्स थे ना कैल्शियम चैनल्स के। ओके, इसमें क्या आपके पास जो ग्रेपा मिल है, दिस विल मेनली अफेक्ट दी मायोकार्डियम, कार्डियम, हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। कौन? ग्रेपा। कौन सी टाइप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। अच्छा आगे जाता है। और इसमें जो एम्लोडिपिन है दैट इज अफेक्टिंग द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स मींस ये किसकी बात कर रहे हैं? वेसल्स की बात कर रहे हैं। ये कौन सी टाइप है? डायहाइड्रो। और ये ऊपर वाली ग्रेपामिन कौन सी? डायहाइड्रो। ठीक है। अब इसने कहा है डेल्टाएजम। डेल्टाएजम हम लोगों ने नो डाउट नॉन डायहाइड्रो के अंदर कैटेगराइज की है, ठीक है। फिर भी ये क्या चीज कह रहा है, नॉन डाइहाइड्रो के अंदर अगर कैटेगराइज की है, मतलब 19-20 का फर्क है कि वेसल्स के कंपैरेटिवली हार्ट को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसी बात है, लेकिन थोड़ा फर्क है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी हम लोगों ने इसे नॉन डाइहाइड्रो के अंदर कैटेगराइज कर दिया। जी डेल्टाएजम इज इंटरमीडिएट इन इट्स सेक्शन। भाई इसका इंटरमीडिएट सेक्शन है, दोनों के ऊपर एक्शन दे सकता है ये। अच्छा ये पॉसिबिलिटी आती है, फिर हम लोग इसे स्टेबल में भी, एंजाइना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसोस्पैस्टिक में भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, अब ये अंडरस्टूड सी बात है, हाइपरटेंशन पढ़ा था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को लो करेंगे। ओके, डिफरेंसेस अगेन, क्योंकि आगे हम लोग इसमें आगे क्लासिफाई कर दिया है ना, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स। हम लोगों के पास ऑलरेडी क्लियर है, डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स का मेनली इफेक्ट कहाँ पर आता है, वेसल्स के ऊपर आता है, वेसोडाइलेशन करवाते हैं। नॉन डाइहाइड्रो का कहाँ के ऊपर आता है, मायोकार्डियल यानी कि हार्ट के ऊपर आता है। दीज आर नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स। ये वही पिछली वाली स्लाइड है हम लोगों के पास, ठीक है। अब हम लोग जी टेक्स्ट के ऊपर आ गए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डाइहाइड्रो, एम्लोडिपिन पढ़ा था ना बीच, किसके ऊपर काम कर रहा है, वेसल्स। ओके, फिलोडिपिन, नाइफेडिपिन। क्लियर? डेल्टाएजम मैंने कहा जी, इसने कहा ना इंटरमीडिएट सेक्शन है, दोनों पे जा सकते हैं कंपैरेटिवली, बस 1-8% कह लें जी हार्ट के ऊपर ज्यादा है, हमने इधर इसे कैटेगराइज कर दिया, इसे डेल्टाएजम को नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स में डाल दिया। ओके, साथ इसके कौन सा आ रहा है, ग्रेपामिन आ रहा है। अब इसने ये बात की कि आपके पास जो एम्लोडिपिन है ओरल फॉर्म में है, इट हैज मिनिमल इफेक्ट ऑन दी हार्ट। एम्लोडिपिन has minimum effect on the heart, यानी तो कुछ इफेक्ट तो फिर भी है ना। हमने इसे कैटेगराइज फिर कहाँ पे करेंगे, डाइहाइड्रो में, उनमें जो वेसल्स को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, मिनिमम इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड फंक्शन मेनली एज आर्टिकुलर वेसोडाइलेटर, क्योंकि इस कैटेगरी में आ रहा है। द वेसोडाइलेटरी इफेक्ट है, अगर वेसोडाइलेटरी इफेक्ट है तो प्रिंस मेटल एंजाइना में इस्तेमाल करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। अब इसने कहा इट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरिएंट एंजाइना। हम लोगों को पता है जी वेरिएंट एंजाइना का दूसरा नाम है वेसोस्पैस्टिक एंजाइना या फिर प्रिंस मेटल एंजाइना, जिसके अंदर ऑलरेडी आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही है। नेक्स्ट आ जाए जी नाइफेडिपिन। नाइफेडिपिन के बारे में क्या क्या है, जिससे एक और एजेंट है, ठीक है। इसके एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, नोट। अब एक चीज में लिखिए नोट, short acting dihydropyridines should be avoided in coronary artery disease। short acting नहीं इस्तेमाल करनी, they should be avoided। long acting का तो उसने नहीं ना ऐसा कुछ कहा, it means कोई रिसर्च आई होगी
कुछ इफेक्ट स्टडी किया होगा जिसकी वजह से क्या बुक में उसने ये इफेक्ट नहीं लिखा। हम एक आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल से देखेंगे जी वो इफेक्ट क्या है जो ये कह रहे हैं जी शॉर्ट टेक्निक हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी बिकॉज, अच्छा एक रीजन उसने मेंशन कर दिया आगे, बिकॉज देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी, और मोर्टेलिटी के चांसेस क्यों है? बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यही चीज अब जब हम लोगों ने आर्टिकल से भी वेरीफाई की तो पता चला कि जब हम लोग शॉर्ट एक्टिंग करते हैं इस्तेमाल तो उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस ज्यादा। ठीक है, आर्टिकल हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ गए। अब इसमें हमने कहा ना जिसने शॉर्ट एक्टिंग का नाम लिया, लॉन्ग एक्टिंग का क्या चक्कर होगा? जब हम लोगों ने आर्टिकल स्टडी किया उसके अंदर देखा कि जो शॉर्ट एक्टिंग है बेसिकली करती क्या है, वो रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया करवाती है। रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया करा देती है जिसकी वजह से जो इस्केमिक कंडीशन है, जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा वर्स हो जाते हैं। और ये जो चीज खास तौर पे देखी गई है, दिस इज विद द शॉर्ट एक्टिंग एज कंपेयर टू द लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो अब इस केस में आप कहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे? इसने कहा जी ये वाली कंडीशन आ जाए तो इन ड्रग्स को अवॉइड करें। आपने ड्रग्स कौन से इस्तेमाल करने हैं? डेल्टायाज़िन एंड वर्ैपामिल। हम लोगों को साइड से पहले पता है जी डेल्टायाज़िन और वर्ैपामिल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, अब नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन्स की तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है ना। अब सिर्फ हम लोगों ने हार्ट को इसके अंदर डिस्कस करना है। इसमें बच्चों ये क्या करेगा? इट विल स्लो दी एवी कंडक्शन। एवी कंडक्शन कम करेगा, ओके, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। ठीक है, अब हार्ट के ऊपर ही रहना है इसके अंदर हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स? इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वर्ैपामिल हैज ग्रेटर नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट एज कंपेयर्ड टू दी एमोडीपी बट इट इज अ वीकर वैसोडायलेटर। वर्ैपामिल कहाँ पे कैटेगराइज किया था? नॉन डायहाइड्रो पाइरिडीन्स में वर्ैपामिल क्या था? सारे ये वाला फैक्टर अंडरस्टूड सी बात है, कम ही होगा। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ वर्ैपामिल। अब वर्ैपामिल की कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ते हैं जी। वर्ैपामिल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद द डिप्रेस्ड कार्डियक फंक्शन। ऐसे ही होगा ना भी, अगर इस पेशेंट का ऑलरेडी कार्डियक फंक्शन डिप्रेस्ड है तो ये ड्रग तो मजीद उसे डिप्रेस कर देंगे। सो दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद डिप्रेस्ड कार्डियक फंक्शन। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, एवी कंडक्शन कम करती है ना, जिनके अंदर ऑलरेडी एवी कंडक्शन एब्नॉर्मैलिटीज है उनके अंदर भी इस्तेमाल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? डेल्टायाज़िन कौन सी कैटेगरी की ड्रग थी? नॉन डायहाइड्रो, इसमें आ गई थी। ठीक है, ये भी सेम इनका मोड ऑफ एक्शन है, दे विल स्लो द एवी कंडक्शन। ऐसे मोड की फायरिंग रेट भी कम करेगी। ओके, एंड इज आल्सो कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेटर भी हमने कहा ना इंटरमीडिएट से एक्शन है भी, हार्ट के ऊपर है तो डायलेटरी इफेक्ट भी है लेकिन साथ। ओके, ये चीज आ गई। इट कैन रिलीव फॉर द कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, एंड इज पर्टिकुलरली यूज इन पेशेंट विद द वेरिएंट एंजाइना। अब दो इंडिकेशंस इसके अंदर कौन सी आ गई? फर्स्ट वन इज द प्रिंसमेटल एंजाइना, सेकंड वन इज द वेरिएंट एंजाइना। ओके, ना नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन्स हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसने आगे से कह दी दे कैन वर्स दी हार्ट फेलियर। वी आर ऑलरेडी हार्ट को डिप्रेस कर रहे हैं तो हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर ये वाली क्लास आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ओके, ड्यू टू देयर नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेंगे ना, इस वजह से इस्तेमाल नहीं करनी। एंड दिस शुड बी अवॉइडेड इन दिस पॉपुलेशन, भी ऐसी पॉपुलेशन में अवॉइड करें हु आर सफरिंग फ्रॉम दी हार्ट फेलियर, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट फंक्शनिंग उसकी डिप्रेस्ड है। ये ड्रग्स भी हार्ट को डिप्रेस करें तो आप लोग इसे कतई इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स कब जनरल फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा था? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल ही क्यों पढ़ा था?
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थी, ड्रग मेटाबोलाइज हो रही थी आपकी सर्कुलेशन में, आपको नहीं मिली थी, तो ड्रग ने इफेक्ट कहाँ से देना था? हमने कहा जी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से हम लोग इसे सबलिंगुअली दे देते हैं, ठीक है। अभी तक कौन सी डोजेज फॉर्म इसके जहन में आ रही है इस क्लास की? सबलिंगुअल आ गया। टैबलेट्स भी हो सकती है ना? ओके, टैबलेट भी हो सकती हैं। फिर हम लोगों ने ट्रांसडर्मल पैच पढ़ा था ना, एक और एडिशनल चीज याद रख लो, वी है ऑइंटमेंट एज वेल। डायलेटरी इफेक्ट करेंगी ना ये भी डिस्कस करते हैं जी, इसका करनी कहाँ पे है अप्लाई, ठीक है, ये पॉइंट भी अभी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। ये है फिगर आगे। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स भी, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स क्या करेंगी? मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करेंगी? कम कर देंगी। ओके, किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? तीनों टाइप्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट एंजाइना के हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? मोड ऑफ एक्शन इसका बड़ा आसान से, सिर्फ आसान सा फिगर देखो, फिगर से मोड ऑफ एक्शन इसका याद रखो जी। नाइट्रेट्स ए आ रहा है, नाइट्रेट्स क्या किया जी? नाइट्रेट्स ने क्या करना था? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवानी थी। ये जो नाइट्रेट्स हैं ये क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स से नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट से इसकी कन्वर्जन किसमें हो जाएगी? नाइट्रिक ऑक्साइड में हो जाएगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली क्या करेगा? एक एंजाइम का लेवल इंक्रीज करेगा, दैट इज गुआनाइलेट साइक्लेज का लेवल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर है ना ये टर्म्स? जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन्स। डीफॉस्फोरिलेशन होगी तो हम लोगों के पास रिलैक्सेशन का इफेक्ट आएगा, ठीक है। नाइट्रेट ने किसने कन्वर्ट किया? नाइट्राइट में, आई में नाइट्राइट ने अपना को किसमें कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड ने सीजीएमपी का लेवल बढ़ा दिया। सीजीएमपी ने क्या किया? क्या करवाई इसने? डीफॉस्फोरिलेशन करवाई मायोसिन लाइट चेन्स की, जिसकी वजह से वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का। बहुत बच्चे इसका इजी सा मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, वेसल्स की रिलैक्सेशन आ गई ना, ये बुक में लिखा है। अच्छा, वेसल्स कितनी टाइप्स की हैं? आर्टरीज, वेन्स दोनों इसी कैटेगरी में आती है ना। अच्छा, दोनों में से किसके ऊपर ज्यादा अपना इफेक्ट देंगी? ये चीज इसने मेंशन नहीं की, ये हम आर्टिकल के जरिए देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है? नाइट्रेट्स की एग्जांपल कौन कौन से आ रहे हैं? नाइट्रेट्स में सबसे पहले हमारे जहन में नाइट्रोग्लिसरीन आता है ना, जो डायलेटर है। ओके, इसने क्या? दिस विल रिड्यूस दी प्रीलोड, प्रीलोड को ये कम करेगा। तो ज्यादा इफेक्ट इसका आर्टरीज पे आ रहा है कि वेन्स पे आ रहा है? वेन्स पे आ रहा है। ओके, इट विल रिड्यूस द प्रीलोड, इट विल वर्क बाय डायलेटिंग द कोरोनरी वेस्कुलेचर, को भी डायलेट करेगी। कोरोनरी आर्टरीज जो आपके हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं उनको भी डायलेट करेगी। ओके, इट विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, खाली ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करे। हार्ट को ब्लड चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऐसे ही है ना ब्लड सप्लाई। अब इसकी दूसरी एग्जांपल्स नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेटिक्स की तरफ आ जाओ। फिगर में कौन सी एक डोजेज फॉर्म नजर आ रही है? स्प्रे, दिस इज स्प्रे, ठीक है। दूसरी कौन सी नजर आ रही है? टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट है, हम लोगों के पास स्प्रे है। अब इसने कहा जी आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या चीज इधर डिस्कस की गई है कि आपके जो नाइट्रेट्स हैं दे डिफर इन देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन। काइनेटिक्स एंड ड्रग्स की चेंज हो सकती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है? जो ऑनसेट टाइम 1 मिनट है फॉर द नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, 30 मिनट्स है फॉर द आइसोसोर्ब। ओके, काइनेटिक्स की बात की। इसने कहा जो हम लोगों के पास टैबलेट अवेलेबल है, हम लोगों के पास स्प्रे अवेलेबल है। स्प्रे formulation and these are the drug of choice from the prompt relief of angina, immediate relief के लिए हमें चाहिए ओके by the exercise और emotional stress। ये जो स्प्रे है कहाँ पे करेंगे? सबलिंगुअली स्प्रे करेंगे, ठीक है। कुछ जगह पे लिखोगे ना, लिखोगे टंग पे स्प्रे करते हैं। आइडियल पोजीशन इज सबलिंगुअल, सबलिंगुअली स्प्रे करेंगे।
ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास आ गए थे, हमने ओरल क्यों नहीं प्रेफर करते, सबलिंगुअल क्यों प्रेफर करते हैं, जो आप लोगों ने डिजन डिस्कस की, फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म की वजह से जी ड्रग लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगी, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसने डायलेटरी इफेक्ट कहाँ से देना है, ठीक है। ओके, अब इसने कहा जी सबलिंगुअल रूट इज प्रेफर्ड, वी हैव ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट में हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर पैचेस डिस्कस किए थे, वी डिड नॉट डिस्कस ऑइंटमेंट, ये जिसकी ऑइंटमेंट भी है, ऑइंटमेंट देखो, अब ऑइंटमेंट एक ट्यूब में आएगी ना, ट्यूब के साथ आपको एक इस तरह का एक एप्लीकेटर मिलेगा, क्या लो एक पेपर, इसके ऊपर लाइंस नजर आ रही है कुछ जी, ट्यूब में तो चलो जितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट डल है, लेकिन हम लोगों ने क्रीम अप्लाई कितनी करनी है, उसने जी क्या किया, कंपनीज ने इधर इंचेस में दे दिया, भाई इतनी लेंथ डालनी है आपने क्रीम की, ऑइंटमेंट की, सॉरी इतनी ऑइंटमेंट की लेंथ डालनी है जी, किसी ने अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस भी, किसी ने लिखा होगा जी इंचेस में दिया ना, इतने इंच डालो, हाफ इंच डालो, 1 इंच डालो, 1.5 इंच डालो, ठीक है, कितनी लेंथ डालनी है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम लोगों ने जी आर्टिकल्स गूगल में देखेंगे जी, मोस्टली क्रीम इस तरह आई, इधर मेंशन है कितनी लेंथ डालनी है, नॉर्मली कहाँ पे अप्लाई करते हैं, यूजुअली, ठीक है, कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं, यूजुअली चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, एरिया शुड बी क्लीन, ड्राई, देयर शुड बी नो हेयर्स, ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, मोड ऑफ एक्शन इसका भी सेम, जाहिर नाइट्रोग्लिसरीन जैसा ही है ना, नाइट्रोग्लिसरीन ही है ना, तो इसका क्या है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, लेकिन एक चीज याद रखना है, इसके अंदर लिखा है टॉपिकली जब आप लोग नाइट्रोग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑइंटमेंट, आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, प्रिवेंशन के लिए एंजाइना इज यूजुअली अप्लाइड ट्वाइस, दिन में 2 दफा इस्तेमाल करेंगे, वंस राइट आफ्टर वॉकिंग, फर्स्ट इज आफ्टर वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड अगेन 6 आवर्स लेटर टू प्रिवेंट एंजाइना, प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन, हाउ डू यू यूज नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट फॉर द चेस्ट पेन, इस्तेमाल करते कैसे आप बच्चों, पेपर मिलेगा जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, उसके ऊपर एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड लेंथ डालेंगे जी, इतनी इंच की लेंथ डालनी है, वो डालिए आपने पेपर एप्लीकेटर के ऊपर डाली, एरिया शुड बी ड्राई हेयरलेस एरिया, ठीक है, यूजुअली बॉडी के ऊपर होल करना, यूजुअली ऑन दी चेस्ट के ऊपर नॉर्मली हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है, कंपनीज की प्रोफाइल के ऊपर जाए, उन्होंने कहा जी देखो यहाँ पे भी तो इसने आर्म के ऊपर भी तो दिखाया है, अप्लाई कर सकते हैं, पेपर एप्लीकेटर के जरिए आर्म के ऊपर अप्लाई किया, क्रीम रखी, ऊपर रख दी आर्म के ऊपर या चेस्ट के ऊपर रख दी, फिर ऊपर से देखो टेप कर दिया, ठीक है, टेप कर दिया। अब क्या है जी, डोजेज फॉर्म, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 2% ऑइंटमेंट है, 2% ऑइंटमेंट के अंदर बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस के लिए इसने क्या किया है, लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जी अब डोज देनी कैसे ना, जितनी स्टडी करोगे उतनी डोज के बारे में वेरिएशन मिलती जाएंगी, 0.5 to 2 इंच इज अप्लाइड इन AM, यानी कि मॉर्निंग टाइम में अप्लाई करने हैं, देन 6 आवर्स लेटर, फिर 6 घंटे बाद अप्लाई करने हैं, यूजुअली हम चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, बट इंडिकेटेड लोकेशन क्या है, टू दी ट्रंकल स्किन, ट्रंकल एरियाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यस मैम, ओके। लेंथ वेरी करेगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए लेंथ इसने क्या दी है, 1.5 इंच, 1.5 इंच लेंथ दी है, कैन बी इंक्रीज, फिर आपने इसे इंक्रीज करना है 2.5 से 1 इंच तक मजीद इंक्रीज कर देना है, अप टू 4 इंच तक भी लेकर जा सकते हैं आफ्टर एवरी 4 आवर्स, ठीक है। ये कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपने जो ऑइंटमेंट की लेंथ है कि कितनी लेंथ में अप्लाई करनी है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली वैरी करेगी, ठीक है। यूजुअली अप्लाई टू द चेस्ट, जो इंडिकेटेड आपके पास लोकेशन है दैट इज द ट्रंकल एरिया, देखो ना कहीं भी फिगर पे आपको आर्म पे के ऊपर भी मिलेगा, नॉर्मली आपको चेस्ट वाली फिगर्स नजर आएंगी, ठीक है, बट कंडीशन इज के एरिया शुड बी ड्राई, क्लीन एंड हेल्थी, ओके जी। अब ये डायलेटर है, अब एक नई चीज आप देखोगे ना, इंडियन आर्टिकल्स में वैसे ज्यादा है ये चीज कि उसके अंदर
डायलेटर है, अक्सर इसकी इंडिकेशन क्या दी गई है कि इसकी जो आपके पास इट कैन बी यूज फॉर दी एनल फिशर्स, एनल फिशर्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? एनल फिशर्स में क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी तुम्हारी इफेक्ट होती है ना, क्या करेगा कि ये आप वहाँ भी वैसोडाइलेटरी इफेक्ट देगा, तो आप उधर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं ये, ठीक है ना, उसमें भी तो एनल फिशर्स होते हैं ना, तो पाइल्स में भी आपको उसकी इंडिकेशन मिलेगी। वहाँ क्या है जी, अब वहाँ भी आपने डायरेक्ट टच नहीं करना, उसमें आपको लिखा होगा जी ग्लव्स इस्तेमाल करें, पी साइज एक छोटे से मटर के दाने जितने आप लोगों ने क्रीम लेनी है उसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? दैट इज अप्लाइड आफ्टर एवरी 12 आवर्स फॉर अप टू 3 वीक्स, 3 वीक्स तक के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ये सब लिंगुअल ऑइंटमेंट की बातें थी। अब इधर हम टैबलेट की तरफ आ रहे हैं। कौन सी टैबलेट का नाम लिखा है? आइसोसोरबाइड 5 मोनोनाइट्रेट। क्या हम लोगों के पास ये ब्रांड है? ओके जी। इसकी अवेलेबिलिटी टैबलेट इसलिए है भाई जी, इसका हमारे पास कोई फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म का इतना इशू नहीं आ रहा है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्ग है। दूसरी ड्रग कौन सी आ रही है? आइसोसोरबाइड नाइट्रेट। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये सबसे पहले इसके ऊपर क्या होगा, इसकी डीनाइट्रेशन होगी। डीनाइट्रेशन क्या चीज है कि नाइट्रेट ग्रुप या ऑक्सीजन ग्रुप हटेगा। डीनाइट्रेशन होने के बाद डेफिनेटली आपके पास मोनोनाइट्रेट्स ही बनेंगे ना। मोनोनाइट्रेट्स बेसिकली अपना एंटी एंजाइनल इफेक्ट देगा, ठीक है। अगेन आर्टिकल में मैंने कहा ना, उधर क्लियरली लिखा कि अभी ज्यादा आर्टरीज पे अपना इफेक्ट देगी या वेन्स पे। आर्टिकल पे लिखा है जी प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन दी वेन्स। वही मोड ऑफ एक्शन है डिसाइक्लिक एएमपी का, जीएमपी का लेवल बढ़ाया, डायलेटरी इफेक्ट दिए, दे हैव द प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन दी वेन, जिसकी वजह से देयर विल बी डिक्रीज प्रीलोड। ऐसे लिखा सकते कि प्रीलोड को ये काम करेगा। ओके, क्लियर है बच्चों? ये वाली स्लाइड में कंक्लूजन भाई, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट ने क्या किया, वही मोड ऑफ एक्शन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जिसने आर्टरीज और वेन्स को डायलेट किया। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट नाइट्रोग्लिसरीन है ना। क्या जी एक स्टूडेंट क्वेश्चन किया, अभी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जुबान के नीचे जल्दी से बोलिए। ट्रीट हमने कहा ना कि इमीडिएट ये थेरेपी है, एक्चुअल ट्रीटमेंट आपके बीटा ब्लॉकर से स्टार्ट होगी, ऐसी है ना। फिर किसी ने कहा शॉर्ट, तुमने पूछा था कि शॉर्ट में करेंगे कि लॉन्ग में। अब यहाँ से देखो उसको डिस्कस करते हैं। देखो जी, ऑनसेट ऑफ एक्शन इमीडिएटली का ना, इमीडिएटली रख लो, क्योंकि ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 से 3 मिनट है, यानी कि 1 मिनट भी है। एक जल्दी तो हम लोगों के पास आइडियल यही है ना कि हमने सबसे पहले ये जुबान के नीचे ये रखनी है, लेकिन भाई एक्शन रहेगा कितनी देर के लिए? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका जस्ट रहेगा फॉर दी 25 मिनट, 25 मिनट, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम ओरल में और ट्रांसडर्मल में चले जाएं, तब हम लोगों के पास आर्स बढ़ रहे हैं, तब आप इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे इसी तरह आइसोसोरबाइड का भी सबलिंगुअल और ओरल का लिखा है डिफरेंस, ऑनसेट का और ड्यूरेशन का। इसी तरह मोनोनाइट्रेट्स का भी ऑनसेट का और ड्यूरेशन का, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं? सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट गूगल भी करोगे ना, हेडेक। हेडेक किसी सूरत में मिस नहीं करना। हेडेक है, हायर डोज में क्या है? पोस्टरल हाइपोटेंशन, पोस्टरल हाइपोटेंशन है। देन वी हैव फेशियल फ्लशिंग, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया कैसे होगा? यहाँ तो हाइपोटेंशन लिखा है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड बहुत ज्यादा जब कम हो जाएगा तो हमारे बैरो, लेकिन फिर टेकीकार्डिया कैसे होगा? हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी में पढ़ा था ना, बैरो रिसेप्टर्स हैं। भी बैरो रिसेप्टर्स ने सेंस किया हाइपोटेंशन हो रही है, बैरो रिसेप्टर्स ने क्या किया? सिंपैथेटिक एक्टिविटी को फौरन से एनहांस कर दिया, टेकीकार्डिया आ गया, ठीक है। ये बुक में नहीं है, ये वैसे आपको सर्च करने से मिलेगा। अब जी एक और साइड इफेक्ट, ड्रग की इंटरेक्शंस भी तो आ सकती है ना। लास्ट हम लोगों ने याद है रेक्टाइल डिसफंक्शन इंपॉर्टेंस के लिए ड्रग्स डिस्कस की थी, ठीक है। उसमें से एक ड्रग है, ड्रग क्लास है फोस्फोडाइएस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर, जिसकी एक ड्रग है सिल्डीनेफिल, ठीक है। अब ये ड्रग क्या करती है? इंटरेक्ट करती है, पोटेंशिएट करती है नाइट्रेट्स के इफेक्ट को। भी दोनों ड्रग्स इकट्ठी दे दी तो देयर विल बी डेंजरस हाइपोटेंशन। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक?
टॉलरेंस। अब हम देख रहे हैं ना, अभी तक हम लोग डोज में ऐसे ही देख रहे हैं ना कि जी एक गोली दिन को दी, 6 घंटे बाद दी, फिर कितना लंबा गैप आ रहा है। कुछ ऐसे भी आएंगे जी गोली दिन को दी फिर अगले दिन सुबह लो, कितना लंबा गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है? हम लोगों ने फैक्ट डिस्कस किया जी टॉलरेंस की वजह से स्टार्ट में लेक्चर में, ठीक है। टॉलरेंस की वजह से भी इन ड्रग्स से टॉलरेंस आती मींस दे हैव एबिलिटी टू गेट desensitized to the vasodilatory effect of the drugs। अब ताकि जी हम लोगों के पास ये desensitization वाला इफेक्ट ना आए, टॉलरेंस ना आए, हम लोगों ने एक पीरियड सेट करना है जिसमें हमने ड्रग नहीं देनी, ठीक है। उस पीरियड को हम कह रहे हैं दैट इज नाइट्रेट फ्री इंटरवल। नाइट्रेट से पढ़ रहे हैं ना, नाइट्रेट फ्री इंटरवल जी, कॉमन सेंस की बात है। मैंने कहा जी एक इंटरवल सेट करना है जिसमें नाइट्रेट्स नहीं देनी है। मेडिकली कहने का मतलब है जी एक इंटरवल सेट करना है जिसमें सीरम के अंदर ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो डिटेक्टेबल ना हो, कह लो ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। हमने ये इंटरवल इसलिए सेट करना है कि टॉलरेंस आ जाए, भी टॉलरेंस आ जाएगी तो फिर हम चाइना का क्या करेंगे आगे जाओ, ठीक है। हमने ये भी तो एक फैक्टर अपने जहन में रखना है ना। तो इसके लिए जी यूजुअली क्या प्रिस्क्राइब्ड है कि जब आइसोफोरबाइट डाइनाइट्रेट्स देते हैं तो उसमें 12 आवर्स का आपके पास ये नाइट्रेट फ्री पीरियड आना चाहिए, ठीक है। ओके, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं जी, सबलिंगुअल हैं, इंट्राबक्कल भी है, ठीक है, ट्रांसडर्मल पैचेस भी हैं। अब ये हर एक डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंगली उसका नाइट्रेट फ्री इंटरवल होगा, ठीक है। डोजेज फॉर्म पे डिपेंड करता है ना, उसके काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है विद इन योर बॉडी। अब बुक, अच्छा ये हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर लिया जी नाइट्रेट फ्री इंटरवल क्या है। अब बुक में इसने एक लाइन लिखी है, द नाइट्रेट फ्री इंटरवल ऑफ 10 to 12 आवर्स इज यूजुअली टेकन। यही हमने डिस्कस किया ना, 10 से 12 घंटे का नाइट्रेट फ्री इंटरवल होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की कोई टॉलरेंस ना आए, डिसेंसिटाइजेशन ना आए, ओके। अब इसने लिखा है द नाइट्रेट फ्री इंटरवल ऑफ 10 to 12 आवर्स इज यूजुअली टेकन एट नाइट। ये इंटरवल हम कब लेते हैं? रात के वक्त। वो कह रहे हैं ये इंटरवल रात के वक्त होना चाहिए। इट मींस अब टैबलेट कब लेनी है, मेडिसिन कब लेनी है? सुबह के वक्त लेनी है, ठीक है। व्हेन, अच्छा जी अब रात के वक्त क्यों? भाई एंजाइना तो पेशेंट को है ना, अब रात के वक्त क्यों? भाई रात को हम लेटे होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में है, इतनी कोई एक्सर्शन नहीं है, एंजाइना के चांसेस कम है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप रात को ये वाला पीरियड अपना सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब अच्छा अब ये भी चीज आपकी डिपेंड करती है कि किस कौन से टाइप ऑफ एंजाइना आपको। एक एंजाइना की टाइप अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें है कि जो आपने जो टैबलेट है वो आफ्टरनून में लेनी है। क्यों लेनी है वो भी रीजन डिस्कस करेंगे जी, क्योंकि देयर इज अ पीरियड के आपकी बॉडी में स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टडी कैटेकोलामिन्स का एक लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इतना भी क्लियर नहीं है हम लोगों को, लेकिन रिसर्च से भी पता चला कि बस इस टैबलेट को इसको आपने इस एंजाइना में आपने क्या करना है आफ्टरनून में देना है, वो टाइप अभी डिस्कस करते हैं। अभी तक ये नाइट्रेट फ्री इंटरवल क्लियर है? रात को दे रहे हैं, रात की एक्टिविटी कम है तो बेहतर है इस इंटरवल को रात में रखें। ओके, शुड आई टेक आइसोफोरबाइट इन द मॉर्निंग और एट द नाइट? सो क्या आंसर होगा आपका? मॉर्निंग। व्हाई इन द मॉर्निंग? एक्सर्शन नहीं होगी रात के वक्त इतनी। ओके, नेक्स्ट अब देखो इंटरवल्स हम सेट करें, हम आपको सिर्फ बताने के लिए हम लोगों के पास क्या मिल रहे हैं कि ड्रग्स के लिए क्या है इन एंजाइना को हम फोटो प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना डिस्कस करें। ड्रग्स के लिए पहली जो डोज है हम लोग एक्सटेंडेड रिलीज एक ही दफा देंगे ना, एक्सटेंडेड रिलीज कि 30 या 60 मिलीग्राम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम लोग लेंगे वंस डेली। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में लेंगे। इसमें तो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा ना नाइट्रेट फ्री इंटरवल है। नेक्स्ट में जी ओरल डोजेज फॉर्म की पहली जो 20 मिलीग्राम की डोज आपने ट्वाइस डेली लेनी है। पहली डोज कब लेनी है आपने? मॉर्निंग में। दूसरी लेनी है डोज आफ्टर दी 7 आवर्स। अब 7 आवर्स के बाद कितना रात का गैप भी आ रहा है ना, वो आपका बेसिकली जो गैप है वो नाइट्रेट फ्री इंटरवल है, ठीक है। ओके, हाउएवर अब मैंने कहा ना एक टाइप ऑफ एंजाइना है जिसमें थोड़ा सा हम लोग डिफरेंटली चलेंगे, दैट इज वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना में क्या है? हाउएवर वेरिएंट एंजाइना वर्सन्स अर्ली इन द मॉर्निंग। जब वेरिएंट एंजाइना के ऊपर स्टडी की गई, वेरिएंट एंजाइना कौन सा एंजाइना था?
कौन सी टाइप ऑफ एंजाइना था और क्या नाम था इसका? प्रिंसिपेटल एंजाइना जी। प्रिंसिपेटल एंजाइना में देखा गया कि ये हम लोगों का मॉर्निंग का जी है ना कि रात को नाइट्रेट फ्री इंटरवल दे दो, ये हम नहीं देंगे। ऐसे पेशेंट्स में जब स्टडी की गई तो हमें पता चला जो वेरिएंट एंजाइना दैट इज बेसिकली वर्सन इन द मॉर्निंग। अब क्यों होता है, एक रीजन उसे डिस्कस करी, देयर इज सर्काडियन कैटेकोलामिन सर्जेस, यानी कि एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद सर्काडियन साइकिल हम कहते हैं आफ्टर 24 आवर्स का कहते हैं, ठीक है। इस साइकिल में इतने ड्यूरेशन के बाद जो कैटेकोलामिन एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो आपके बॉडी में सर्जेस मींस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट आ रहे होते हैं। तो अब हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी हम लोग नाइट्रेट फ्री इंटरवल रात को दें ऐसे पेशेंट्स में। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग लेट आफ्टरनून में भी तो एक्टिविटी जरा ज्यादा होती है ना, तो लेट आफ्टरनून में हम लोग ये इंटरवल प्रोवाइड करते हैं पेशेंट, ठीक है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस में भी क्या है जी, अप्लाई कैसे करना है, आपके टेक्स्ट के अंदर क्या चीज मेंशन है, वॉर फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए पहले, देन रिमूव फॉर 12 आवर्स, ठीक है। इतने जो हम लोगों को लंबे इंटरवल्स मिल रहे हैं ना इसके अंदर, वो बेसिकली मेल किस चीज के लिए रहे हैं, नाइट्रेट फ्री इंटरवल के लिए मिल रहे हैं। ओके बच्चों, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ऐसे ही ना कॉन्ट्रैक्शन ना हो। फिर मैंने कहा जी एक स्टेज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी चीज डिस्कस की है अभी थोड़ी देर पहले। दोबारा से इसे डिस्कस करेंगे कैल्शियम चैनल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या काम है हार्ट साइकिल में, सोडियम के इन्फ्लक्स को रोकना, ठीक है। अब आपके बुक के अंदर बच्चों क्या चीज मेंशन है, इसने की है कि रोनेलाजीन जो कि आपके पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्या करता है, इट विल इनहिबिट दी लेट सोडियम चैनल। हम लोग अभी तक सोडियम चैनल डिस्कस करें ना, व्हाट इज लेट सोडियम चैनल। अच्छा डिस्कस करते हैं जी लेट सोडियम चैनल है क्या चीज। बेसिकली फिलहाल याद रखो जब इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल कम होगा, इट विल रिड्यूस द इंट्रासेलुलर सोडियम लेवल एंड दी कैल्शियम। ऐसे ही है ना, हम लोगों ने सोडियम और कैल्शियम के बारे में पढ़ा था, इट विल इंप्रूव दी डायस्टोलिक फंक्शन। ये चीजें तो हमें हार्ट से क्लियर है सारी चीज। हमने सोडियम चैनल को ब्लॉक किया, सोडियम का इन्फ्लक्स कम हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हुआ, हम लोगों के पास अब हार्ट के जो डायस्टोलिक फंक्शन है वो इम्प्रूव होते गए। अब ये इसके अंदर इसलिए ये जो चीज मेंशन की है कि लेट सोडियम चैनल, लेट सोडियम चैनल क्या चीज है जी, लेट सोडियम चैनल अब क्या है, हम लोगों ने एक स्टेज पढ़ी थी ना प्लेटू स्टेज, इसमें क्या हो रहा था, कैल्शियम अंदर जा रहा था, पोटेशियम आउटसाइड ऑफ द सेल जा रहा था। अब एक्चुअली क्या हो रहा है इन डिटेल कि लेट सोडियम चैनल आपके पास इस प्लेटू स्टेज के अंदर इन्वॉल्व है, आहिस्ता आहिस्ता सोडियम चैनल ने बंद होना है या कुछ करना है ना। ओके लेट सोडियम चैनल इन फिजियोलॉजिकल फेनोमेना वेयर सोडियम चैनल कंटिन्यू टू फ्लो। अब लेट स्टेज में भी क्या हो रहा है कि इवन प्लेटू स्टेज के अंदर भी आपके पास जो सोडियम है उसकी इन्फ्लक्स होती जा रही है। अब आपकी ड्रग्स नाउ ये कहाँ पे हो रही है, प्लेटू स्टेज के अंदर, यानी कि इस वाले स्टेज के अंदर हो रही है। अब आपके मैंने कहा कि हम लोग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ रहे हैं, इन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ने क्या करना है कि इस स्टेज पे ये जो लेट सोडियम चैनल है स्टेज जिसकी इन्फ्लक्स हो रही है इसको इसने ब्लॉक करना है। जब इसकी इन्फ्लक्स को बच्चों ये ब्लॉक करेगा तो क्यूटी इंटरवल भी बढ़ रहा है। अब बुक के अंदर नहीं है ये डायग्राम, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको पहले इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं जी। इस्कीमिया में होता क्या है जी, इस्कीमिया में आपके ये जो सोडियम चैनल्स हैं, लेट सोडियम चैनल्स हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी बढ़ जाती है यानी कि सोडियम ओवरलोड बढ़ जाता है। सोडियम ओवरलोड बढ़ता है तो साथ ही जी कैल्शियम ओवरलोड भी बढ़ जाता है, यानी कि अब आपके जो कार्डियक सेल्स हैं उसमें सोडियम भी बढ़ गया है, उसमें कैल्शियम भी बढ़ गया है। ओके अब क्या होगा, इसकी वजह से देयर विल बी प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ओके, एंड
देयर विल बी डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। इसमें यही था ना कि लेट सोडियम चैनल्स ओपन कर रहे थे तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या था? अच्छा, अब इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? देखो अब यहाँ पॉइंट याद रखना, कैल्शियम बड़ा है तो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम। हम लोग अभी तक यही पढ़े थे, कैल्शियम बड़ा है तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। यहाँ एक ऑपोजिट चीज लिखी है, कैल्शियम बड़ा है तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैल्शियम बड़ा है तो कैल्शियम आयंस का ओवरलोड हो रहा है, ऐसे ही है। सो देयर विल बी द डिक्रीज। अब जब भी आप गूगल करते हैं जी क्या है, रिसर्च आर्टिकल स्टडी करते हैं क्यों इसने जो कॉन्ट्रैक्शन कम क्यों हो रही है, जब मैंने गूगल पे लिखा कि व्हाई देयर इज अ डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इवन देन देयर इज इंक्रीज इन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, तो उसने कहा जी व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज कैल्शियम, व्हेनेवर देयर इज कैल्शियम आयंस ओवरलोड, देयर विल बी डिक्रीज इन हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। जो एनर्जी फॉस्फेट्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है। अब जी एनर्जी फॉस्फेट्स क्या चीज है? एनर्जी फॉस्फेट्स आपके पास एटीपी है, एडीपी है, क्रेटिनिन फॉस्फेट है, ठीक है, जो कि अगर कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा। पिछली स्लाइड में इसने ये कहा कि कैल्शियम ओवरलोड होता है तो ये फॉस्फेट एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है हमने ये भी रीजन डिस्कस करने भी, आखिर कम क्यों हो रहा है, ठीक है। उससे पहले बच्चों ये एक बात याद रखो, कॉन्ट्रैक्शन में जब ये एनर्जी फॉस्फेट्स जो हैं इनकी ब्रेक डाउन होती है, फॉस्फेट बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है तभी एनर्जी मिलती है, तभी आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये जो फॉस्फेट्स हैं ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब ये अवेलेबल क्यों नहीं है? अभी हम लोगों ने थोड़े पहले रीजन डिस्कस की ना इसकी। भाई बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई जो हम लोगों के पास कम आ रही है, हमने कहा जी एसिडिटी आ रही है, हमारी जो बॉडी है वो किस स्टेज के ऊपर चली गई है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में चली गई है कि मुझे एटीपी रिक्वायर्ड है, मुझे एटीपी रिक्वायर्ड है, ओवरऑल और भी बड़े प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, प्रोटॉन्स का भी लेवल बढ़ रहा है और एनएडी दैट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का भी लेवल बढ़ रहा है एंड देयरफॉर कॉज अ ड्रॉप इन सिस्टोलिक पीएच। अब पीएच पे अल्टीमेटली बहुत से प्रोसेसेस की वजह से क्या हो रही है? कम हो रही है, ड्रॉप हो रही है, एसिडिटी की तरफ हम जा रहे हैं ना। अब यहाँ हो क्या रहा है जी, जैसे ही कैल्शियम, अब वाई कैल्शियम इन्फ्लक्स इज इंक्रीज इन स्किन है, जब कैल्शियम क्यों इन्फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? जब हम लोग एसिडोसिस की तरफ गए ना, यानी कि प्रोटॉन्स का एसिडिक कंटेंट हमारे सेल के अंदर बढ़ा। अब हमारी सेल्स ने क्या करना है, इस एसिड को बाहर निकालें, एसिड को निकाल के सॉल्ट्स को अंदर लेकर आने, प्रोटॉन को बाहर निकाल रहा है, सॉल्ट सोडियम को अंदर लेकर आ रहा है कि हम लोगों के पास हमारा पीएच मेंटेन हो जाए, तो उसके साथ साथ कैल्शियम भी अंदर आ रहा है और हमें एनर्जी भी लग रही है। तो अब हम लोगों के पास जो एनर्जी सोर्स है वो डिप्लीट हो गया है, एनर्जी नहीं हो रही, हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं हमारे सेल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? ये एक रीजन थी। अब आगे से सारी आसान सी चीजें हैं। अब ये बेसिकली करना क्या, आपके इस ड्रग ने आपके जो लेड सोडियम चैनल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ताकि एनर्जी डिप्लीट ना हो हम लोगों के पास, ठीक है। अब जी इट हैज एंटी एंजाइनल एंड एंटी एरिथमिक इफेक्ट। इट इज, अब ये जो एंटी एंजाइनल और एंटी एरिथमिक इफेक्ट है हमें रिसर्च से पता चला दैट इज लेस इन वुमेन एंड द रीजन इज अननोन। ये आपकी बुक का टेक्स्ट है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब मेटाबॉलिज्म की बात है जी, लिवर में मेटाबोलाइज करती है ड्रग, कौन साइटोक्रोम 3A फैमिली से मेटाबोलाइज करती है एंड साइटोक्रोम 2D6 से मेटाबोलाइज करती है। दिस इज आल्सो सबस्ट्रेट फॉर पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। वी ऑलरेडी नो कि पी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या चीज है, और मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, दे विल प्रोलॉन्ग द क्यूटीन लेवल। क्लियर हो गया? डायग्राम में था ना क्यूटीन लेवल बढ़ रहा है हम लोगों का। सो बच्चों ये था आपके सोडियम चैनल ब्लॉक।